जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। और मेंसुरेशन का ये पहला पार्ट है, हमारा पहला वीडियो है। और इस पहले वीडियो में हम लोग जिस चीज़ के बारे में समझने वाले हैं वो है हमारा त्रिभुज, है ना, यानी ट्रायंगल। इसके बारे में सारा कुछ हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा ट्रायंगल यानी त्रिभुज, है ना। किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल के बारे में हर एक चीज़ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझिए कि मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति क्या होता है ना। तो क्षेत्रमिति का ये मतलब होता है कि हम किसी भी वस्तु का, किसी भी 2D हो या 3D हो, उस शेप का, उस आकार का अगर हम क्षेत्रफल या फिर आयतन निकालते हैं, उसकी गणना करते हैं, तो वो हमारा क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। बात समझ गए? तो क्षेत्रफल की गणना करना या फिर आयतन का निकालना, ये हमारा क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है, मेंसुरेशन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक ना। तो ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के जो बेसिक हमारे यहाँ पर प्रकार होते हैं, कितने टाइप के ट्रायंगल्स बन सकते हैं, उनके बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं ना। बड़े गौर से समझते जाइएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का ये, है ना। इसमें पूरा बेसिक आपको समझाएंगे हम। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप है, अब देखिए ट्रायंगल जो है उसको हम बेसिकली दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहले तो किसके किसके आधार पर? पहले तो हम लोग देखते हैं कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार का होगा, है ना, और दूसरा कोण के आधार पर कितने प्रकार का त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं भुजा के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं ना। तो पहला जो है हमारा प्रकार, पहला है वो है हमारा समबाहु त्रिभुज, है ना। क्या है? समबाहु त्रिभुज। अब इसको जरा गौर से समझिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। यहाँ पर सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो बराबर भुजाएं यानी जिस त्रिभुज की भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर होंगी वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी तीनों भुजाएं बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो एक अगर हम त्रिभुज बनाए, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं, ये ए तो ये भी ए और ये भी ए। अगर एक भुजा ए है तो तीनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज ये कहलाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे चलेंगे तो हर एक के क्षेत्रफल के बारे में भी देखेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा जरूर से। चलिए, दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है समबाहु हो गया। अब दूसरा आता है समद्विबाहु, है ना। समद्विबाहु, इसका क्या अर्थ होता है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएं वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर इसकी दो भुजाएं बराबर कर देते हैं और एक ये छोटा है ना। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों यहाँ पर बराबर हैं। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, लेकिन ये जो है ये अलग कुछ होगा, है ना। तो तीसरी भुजा डिफरेंट होती है दो भुजाओं से। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में समझ गए क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों लेकिन तीसरा भुजा बराबर ना हो, है ना। तीसरा जो प्रकार है हमारा वो है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, बराबर ना हो, है ना, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो एक ऐसा ट्रायंगल हम बना लेते हैं यहाँ पर जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, है ना। देख लीजिए ये क्या है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ये ए, ये बी और ये सी अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग हैं। तो भुजाओं के आधार पर ये तीन कैटेगरी हो गए हमारे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी सिर्फ दो भुजाएं बराबर हो, और विषम बाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हों,
ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कोण के आधार पर अगर देखा जाए तो पहला जो होता है हमारा वो होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब इसको देखिए, इसको समझिए। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री, है ना। समकोण मतलब कितना होता है? हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो यहाँ पर देखिए ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, यानी समकोण हो जाए, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रकार है इसका, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, है ना। न्यून कोण त्रिभुज। अब इसको समझिए जरा, ये क्या चीज़ है? ये कौन सी बला है? न्यून कोण। न्यून कोण का अर्थ क्या होता है? न्यून कोण का अर्थ होता है 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, यही तो होता है न्यून कोण, है ना। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि तीनों कोण जो हैं वो 90 डिग्री से कम ही हैं, है ना। तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो अगला टाइप है हमारा वो है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा जो टाइप है, कोणों के आधार पर इसको बांट रहे हैं, तो तीसरा है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, है ना। अधिक कोण त्रिभुज, इसको समझिए कि ये क्या होगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि जैसे न्यून कोण में सारी भुजाएं सारे कोण 90 डिग्री से कम होंगे, तो आप कहेंगे कि अधिक कोण में भी सारे कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप तीनों कोणों को 90 डिग्री से अधिक करने की कोशिश करेंगे तो वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, है ना। पहली बात तो है कि अगर तीनों कोण 90 डिग्री से बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो अधिक कोण वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए। जैसे यहाँ पर एक हम ऐसा त्रिभुज बना देते हैं, देखिएगा यहाँ पर ये क्या है हमारा 90 डिग्री से अधिक है, और इनको मिला दीजिए तो ये एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो कोण है एक 90 डिग्री से अधिक है, बाकी के दो कोण को देखिए, दोनों न्यून कोण है ना। तो आप ऐसा कोशिश मत करिएगा कि यहाँ पर तीनों कोणों को हम 90 डिग्री से अधिक बनाएं, लेकिन वहाँ पर आपका त्रिभुज बनेगा ही नहीं, है ना। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए, ग्रेटर देन 90 डिग्री, वह हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज के प्रकार थे भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर तीन हैं, दोनों के, है ना। तो इनको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज के बारे में और कैसे कैसे होते हैं। अब आगे चलते हैं और इनके परिमाप, अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे पास एक त्रिभुज है, रैंडमली विषमबाहु त्रिभुज कह लीजिए, जैसा भी त्रिभुज मानना हो मान लीजिए। ठीक है, विषमबाहु ही मान लेते हैं। तो विषमबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो इसकी तीनों भुजाएं हम अलग अलग ले लेते हैं। ये ए, ये बी और ये सी, तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग हैं। अब देखिए पहला जो पॉइंट हमारा आता है कि परिमाप क्या होता है ना, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इसको जरा समझिए। परिमाप का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो परि का मतलब होता है चारों तरफ और माप का मतलब माप, है ना। तो जो चारों तरफ का माप होता है, किसी भी आकृति के ले लीजिए, किसी भी शेप का ले लीजिए, अगर परिमाप आपसे पूछता है तो परिमाप का अर्थ होता है चारों तरफ का माप। तो अगर इसमें परिमाप देखा जाए तो चारों तरफ का माप यानी सभी भुजाओं का माप कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का माप हो जाएगा, है ना। तो परिमाप जो होता है वो होता है तीनों भुजाओं का माप, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अगर चतुर्भुज की बात किया जाए तो चारों भुजाओं का माप होगा, परिमाप का मतलब चारों तरफ का माप। ठीक है, अच्छा
अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है इसी में, वो होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप, है ना। अर्ध परिमाप क्या होता है इसको समझिए। तो अर्ध परिमाप जो होता है वो होता है परिमाप का आधा। देख लीजिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध मतलब आधा, परिमाप मतलब परिमाप, परिमाप का आधा। तो परिमाप हमारे पास क्या है? a + b + c, और इसका आप कर दीजिए आधा यानी बटे में 2। अब इस अर्ध परिमाप को हम लोग डिनोट करते हैं s से। ये s इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जो है बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग होने वाला है ना। तो s जो है अर्ध परिमाप वो क्या होता है? a + b + c बटा 2 हो जाता है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब बात करते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कैसे निकाला जाता है। अब इसके लिए 3 फॉर्मूले हैं और तीनों अलग अलग कंडीशंस में उपयोग किए जाते हैं। पहला जो फॉर्मूला होता है हमारा वो है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। पहला जो फॉर्मूला है, बहुत ज़माने से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस फॉर्मूले को, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कब इस फॉर्मूले को लगाना है। तो एक बात समझ लीजिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इस फॉर्मूले को तभी लगाना है जब आपसे प्रश्न में क्लियरली कहा गया हो कि त्रिभुज का आधार इतना है और ऊंचाई इतनी है। यानी एक भुजा पता हो हमको और उस भुजा के लंबवत सामने वाले कोण पर डला हुआ एक लंब, वो ऊंचाई पता हो हमको। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम एक चित्र बनाएं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, है ना। ये एक त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज है, और मान लीजिए कि ये भुजा पता है और इस पर डाला गया लंब, यहाँ से इस पर डाला गया लंब, ये भुजा हमको पता है, ये भुजा है ना, इसको कुछ x मान लीजिए। तो एक भुजा पता है और उस पर डाला गया लंब, सामने वाले कोण पर, सामने वाले शीर्ष पर डाला गया लंब अगर पता है तो यहाँ पर आधार ये बन जाएगा और ऊंचाई ये हो जाएगा। तब इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप निकाल पाएंगे। और इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके आप क्या निकालते हैं? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि समकोण त्रिभुज में देखिएगा, समकोण त्रिभुज हमारा कैसा होता है? समकोण त्रिभुज हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है? आधार है और ये है हमारा ऊंचाई। ये क्या है? आधार, और ये क्या है? हमारा ऊंचाई है। तो देख लीजिए, आधार भी पता है इसमें और ऊंचाई भी पता है। ऊंचाई का अर्थ होता है लंबवत, है ना, लंबवत ऊंचाई। ठीक है, बात क्लियर हो गई। कब इसका प्रयोग करना है? तो जब हमको आधार पता हो और ऊंचाई पता हो तभी इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। अब आते हैं दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो कब प्रयोग होगा और कैसे, उसको क्या होता है वो, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो दूसरा फॉर्मूला है वो होता है 1/2 AB sin थीटा। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग कब करेंगे? देखिएगा, इस फॉर्मूले का प्रयोग तभी करते हैं जब यहाँ पर 2 भुजाएं पता हो हमको, है ना। चलिए इसको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा हमको पता है, ठीक है। जब 2 भुजाएं पता हो और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण हमको पता हो, तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है? क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि कितना जगह वो घेर रहा है। बात समझ में? कितना जगह समतल में वो घेर रहा है, वही हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। तो अगर 2 भुजाएं पता हो, कोई सी भी 2 भुजा पता हो और उनके बीच का एंगल अगर आपको पता है, तब इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ी सा एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए ये भुजा हमारा 4 सेंटीमीटर का है, ये भुजा हमारा 4 सेंटीमीटर का है और ये है 3 सेंटीमीटर का, है ना। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, वो मान लीजिए कितना है? 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 यहाँ पर एक भुजा क्या है? 4, है ना, 4 और गुणे दूसरी भुजा 3, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? sin 30 लगा देंगे।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। देखिए ये इससे 2 बार में कट गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 और गुड़े sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, 3 बार में कट जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। बात क्लियर हो गई। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग तभी करना है जब 2 भुजाएं पता हो और उन दोनों के बीच का एंगल आपको पता हो, कोण पता हो, ठीक है। अब तीसरा जो फॉर्मूला है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो हमारा तीसरा, और ये जो फॉर्मूला है ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यानी हर जगह लगा सकते हैं आप इसको, है ना। चाहे कैसा भी त्रिभुज दिया गया हो, अगर उसकी तीनों भुजाएं पता है आपको तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके चुटकियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला ये है, आप पढ़े होंगे कक्षा 10वीं में लेकिन भूल जाते हैं, है ना। तो वो फॉर्मूला ये होता है s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब यहाँ पर s प्रयोग में आ रहा है और ये s क्या है, अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल लेके अभी आपको समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो s क्या है, हमारा अर्ध परिमाप है। a क्या है, हमारा पहला भुजा, b हमारा दूसरा भुजा और c हमारा तीसरा भुजा, ठीक है। इसी फॉर्मूले में अगर आप सब कुछ रख देते हैं तो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। एक बात और समझिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो उसका जो क्षेत्रफल का डिनोशन होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर ऐसा चिन्ह मिलता है तो उसका मतलब यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बता रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे। एक उदाहरण लेके इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर इसी ट्रायंगल में हम इन तीनों भुजाओं को कुछ ना कुछ मान लेते हैं ना। इसको मान लीजिए कि 10 है और ये 12 है और ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तीनों भुजाएं हमको पता है, ए बी सी पता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो s कितना हो जाएगा, है ना, s कितना हो जाएगा, s क्या होता है हमारा अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब है तीनों को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। तो 10, 12 और 14 तीनों को जोड़िए तो 10 और 12 कितना हो गया, 22 हो गया। अब 22 और 14 कितना हो गया, 36 हो गया, है ना। तो 36/2 हो जाएगा, ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया, यानी s आ गया, है ना। तो 36 यानी 18 दूना 36, तो s हमारा 18 आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना है तो इस फॉर्मूले में रखिए, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट s हमारा है 18, है ना, गुड़े s माइनस a, यानी इस s में से पहली भुजा को घटाइए, है ना। पहली भुजा हमने 10 माना है, तो 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू s माइनस b यानी 18 माइनस 12, तो 18 माइनस 12 कितना होता है, 6। फिर यहाँ पर 18 माइनस 14 यानी s माइनस c, तो 18 माइनस 14 4 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पर आप इनको तोड़ दीजिए। आप इसको 6 गुणे कितना लिख सकते हैं, 6 गुणे 3, है ना, 6 गुणे 3, और इस 8 को लिख दीजिए 4 गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर ये 6 ही रहने दीजिए, हमको जोड़ा बनाना है ना। देखिए अब यहाँ पर जोड़ा वालों को बाहर निकाल लीजिए, तो 6 का जो पेयर है यहाँ पर बन रहा है, तो 6 का पेयर बन गया, इसलिए 6 को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 4 का पेयर जरूर बन रहा है, तो 4 का पेयर बन गया, इसलिए 4 को बाहर निकाल लीजिए। अब बाकी किसी का नहीं बन रहा है ना, तो बाकी सब अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो 3 और 2 अंदर बचा है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, 6 चौक 24 रूट का 6, इतना हमारा आंसर आएगा। इसका क्षेत्रफल 24 रूट 6 सेंटीमीटर में दिया होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए आप। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का प्रयोग आपको करना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। जब हम लोग प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ये तो हमारा एक बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो था, है ना, एक प्रॉपर जो हमारा अच्छे तरीके से बेसिक से डिटेल में होता है वो वीडियो था, है ना।
प्रश्न जब करेंगे तो वहाँ पर आपको ट्रिक भी बताया जाएगा, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स बताए जाएंगे ताकि आप प्रश्नों को करने में कम से कम समय लगाएं, है ना। सॉल्व तो सभी कर लेते हैं लेकिन टाइम लग जाता है, टाइम लगा देते हैं, तो वही टाइम हमको रिड्यूस करना है, कितना कम से कम समय लगे। उसके लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद जो लगाना हो लगाइए, लेकिन कम समय में उत्तर लेके आइए, यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए अब 2 पॉइंट्स हम यहाँ पर और समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम लोग बहुत अच्छे समझते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, अच्छे से बनता है प्रश्न करेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे प्रश्न बनते हैं। इसको समझिए जरा। पहला है हमारा अंतःवृत्त की त्रिज्या और दूसरा है परिवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त का मतलब होता है कि एक त्रिभुज के अंदर वृत्त बन रहा हो, लेकिन वृत्त कैसा हो। वृत्त तो कई प्रकार के हो सकते हैं, त्रिभुज के अंदर छोटा सा भी वृत्त बन सकता है, बड़ा सा भी वृत्त बन सकता है, लेकिन वो जो वृत्त है वो तीनों भुजाओं को स्पर्श करना चाहिए। बात क्लियर हो गई। तो एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के अंदर बना हो और तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा हो, टच कर रहा हो, तो वो अंतःवृत्त होता है। अब इसकी अगर त्रिज्या निकालनी है आपको, देखिएगा, तो ये मान लीजिए केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, है ना। तो इसकी जो त्रिज्या अगर हम r मान लें और यहाँ पर इसकी तीनों भुजाएं अगर हम a, b और c मान लेते हैं ना, त्रिभुज की तीनों भुजाएं a, b और c मान लेते हैं, तो जो अंतःवृत्त अंदर जो वृत्त बन रहा है उसकी जो त्रिज्या होती है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, है ना, 3 वेरिएबल्स हैं। अब तीनों वेरिएबल्स में से आपको कोई 2 दे देगा और तीसरा पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ पर अर्ध परिमाप दे दिया और यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दिया, तो आपसे पूछ देगा कि क्षेत्रफल बताइए उस त्रिभुज का, तो कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो अंतःवृत्त का त्रिज्या और इसको इधर लाके गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 वेरिएबल हैं, तीनों वेरिएबल्स में से 2 दे सकता है, तीसरा पूछ देगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है r इक्वल टू डेल्टा वाई एस, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जानते ही हैं, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाता है। अब बात करते हैं परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब है त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बन रहा है, लेकिन वो वृत्त ऐसा होना चाहिए कि इसके तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाना चाहिए, है ना, तब वो हमारा परिवृत्त कहलाता है। अगर इसकी त्रिज्या हम r मान लें, इसकी त्रिज्या क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या r मान लें, तो जो r होता है, ध्यान से समझते जाइएगा इसको। चलिए, इसकी एक भुजा a है, इसकी भुजा b है और ये भुजा तीसरी भुजा c है हमारी, है ना। तो 3 भुजाएं हैं वृत्त की, त्रिज्या की। तो जो परिवृत्त का त्रिज्या हो जाता है वो होता है तीनों भुजाओं का मल्टीप्लाई a इंटू बी इंटू सी और बटा 4 गुना किसका, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का, है ना, 4 डेल्टा, यानी 4 गुना किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो a इंटू बी इंटू सी बाई 4 डेल्टा, ये हमारा परिवृत्त की त्रिज्या होती है। क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल दिए गए हैं, है ना, तो कुछ वेरिएबल दे देगा और कुछ वेरिएबल पूछ लिया जाएगा, तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हमने समझ लिए, बहुत सारे एकदम डिटेल से हमने सब कुछ समझ लिया। आगे की वीडियोज़ में हम बहुत ही शानदार प्रश्न करने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, है ना। तो आज के बेसिक क्लास था, मेंसुरेशन का पहला पार्ट था। आगे के पार्ट्स में हम लोग प्रश्न करेंगे और हर एक त्रिभुज को, जितने भी प्रकार हमने यहाँ पर बताया है, उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में अगर मज़ा आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ से पढ़ सकें मैथ्स और रीजनिंग, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।